टीटीटी कर्व, इसको मैंने बताया कि टीटीटी कर्व के बारे में डिस्कशन करते हैं कि बहुत जरूरी होता है ट्रीटमेंट में समझने के लिए। तो कहते हैं टाइम, पहला टी, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इनके कुछ और नाम हैं, वो हम लोग जैसे डिस्कशन करेंगे तभी मैं बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि वो नाम क्यों दिया गया। टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये है। मोटा कर दे, इससे आएगा ना। हाँ बस ठीक है ना। अब ये टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अगर मान लीजिए कोई पीस ऑफ स्टील आपने आप ले ली और इसको हीटअप कर दी, 723 के ऊपर हीटअप करिए ताकि ऑस्टेनाइट बने। अब उसके बाद ये हीट हुआ, उसके बाद आप ये ले आके किसी एक कूलिंग बाथ में, जहां पर कूलिंग मीडिया रखा हुआ है, वहां आप डुबो दीजिए, यहां डुबो दीजिए। और ये इस कूलिंग बाथ को मान लीजिए आप 500 डिग्री में, यानी 723 से नीचे ही जरूर होगा, तो मान लीजिए ये मान लीजिए आपने 800 डिग्री तक हीटअप किया था, फिर लाके अब जो ऑस्टेनाइट बना था वो, क्योंकि इस टेम्परेचर में आपको मालूम है 723 के नीचे ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो यहां जैसे ही आप डालेंगे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि समय के साथ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जिस समय उसमें जितनी ट्रांसफॉर्मेशन होना था उतना हो गया, यानी 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जितना होना था यानी 100% उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अगर आप एक कर्व ड्रॉ करें, एक तरफ आप टाइम ले लीजिए, टाइम ऑन लॉग स्केल, मैं ऑलरेडी लॉग स्केल में क्यों ले रहे हैं बताया था कि वाइड होता है। वाइड क्या होता है, ये कुछ मिनट से लेके घंटों तक होता है, या सेकंड से लेके। अब अगर इसको हम टाइम ले लिए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिया, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको टीआर लिखेंगे, परसेंटेज। तो क्या होगा, थोड़ी देर तक उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इतना समय मान लीजिए बीत गया, ये समय अभी का समय जैसे हम थे, तो इतना समय तक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली ये मैकेनिक्स के टर्म में हम लोग इनर्शिया कहते हैं, किसी प्रकार की परिवर्तन को विरोध करना। ये नेचर का है, कोई भी परिवर्तन अच्छे के है कि बुरे के लिए, ये बात नहीं है। कोई भी परिवर्तन को हमेशा, क्योंकि एक स्थिति में रहता है उस समय उसके सारे पैरामीटर, सारे फैक्टर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जब आप उसमें छेड़खानी करोगे, उसमें परिवर्तन होना है, तो विरोध करता है कि क्यों परिवर्तन हो। तो इतने समय के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू, पहले तेजी से, फिर धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन, यहां मान लीजिए फिर स्लो डाउन हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां मान लीजिए आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, यानी ये एक तरह से आप कहेंगे कि 100% जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था। ठीक है, ये 100% मतलब समझिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा समझिए। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप छेना निकाल रहे हैं, छेना फाड़ रहे हैं दूध से। अब क्या करते हैं, नींबू निचोड़ दिए, उबाले, नींबू निचोड़ दिए। अब निचोड़ते ही तो पूरी छेना नहीं आ जाता है ना, थोड़ा सा छेना बनता है, फिर हम उसको कभी कभी ऐसे चम्मच से हिलाते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो धीरे 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 छेना की मात्रा बढ़ता जाता है। फिर एक समय आता है जिसमें छेना जितना बनना था उस दूध में, जितना बनना था वो बन गया। अब आप लाख नींबू निचोड़िए, लाख गर्म करिए, वो अब कोई छेने में बढ़ोतरी नहीं होगा। उसी को कहते हैं 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
यहां भी ऑस्टेनाइट जहां जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट में ट्रांसफॉर्म होना है वो हो गया। ये कर्व ट्रांसफॉर्मेशन, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम के, अगर आप देखें तो ये जो टाइम, ये डिले पीरियड है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या डिले पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। या डिले पीरियड, डिले पीरियड। और ये जो है ये एक्चुअल ट्रांसफर, ये आपका एक्चुअल ट्रांसफर है। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, और ये दोनों मिला के करते हैं ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंक्यूबेशन रहेगा ये टोटल, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ केस में कम होता है, कुछ केस में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा भी होता है, डिले पीरियड बहुत ज्यादा भी होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड, फिर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, फिर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। अब आप देखिए ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 500 मान लीजिए एग्जांपल के लिए लिया। अब अगर आप टेम्परेचर बदलो कि इसको 300 में दिखते हैं, 400 में दिखते हैं, 600 में दिखते हैं, 200 में, 100 में, तो क्या होगा, इस तरह की बहुत सारे कर्व आप पाओगे हर, और ये एक पर्टिकुलर कार्बन परसेंटेज के लिए है। सैंपल बदल दो तो भी ये कर्व बदल है, यानी इस तरह के आपको बहुत सारे कर्व आप मिले, जहां पर हर एक में एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंडिंग होगा। अब अगर आप इसको ड्रॉ करो किसी और कर्व में, मान लीजिए वो एक कर्व आप लीजिए, ये कर्व मैं ड्रॉ करूंगा केवल आपको समझाने के लिए। इस तरह से आप ड्रॉप करिए, इधर आप लीजिए टाइम ऑन लॉग स्केल, लॉग स्केल, और यहां आप लीजिए टेम्परेचर इन डिग्री से। अब मान लीजिए 500 वाला ड्रॉप किए, यहां एक पॉइंट आएगा, ये क्या स्टार्टिंग ऑफ, ये एंडिंग, इस तरह स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग, हर कई टेम्परेचर में आप जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये इस तरह से एक कर्व बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा। ये कर्व को टीटीटी कर्व कहते हैं, हम इसको बनाएंगे ठीक से। इस कर्व को कहते हैं टीटीटी कर्व, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम यहां आ गया, टेम्परेचर ये है, और ये किसी पहला कर्व का प्रोजेक्शन है। इसलिए कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, भाई आप तो 2 एक्सिस ले रहे हो और 3 वेरिएबल बता रहे हो, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं साहब, ये डायरेक्ट कर्व नहीं है, ये किसी और कर्व का प्रोजेक्शन है, और कर्व से हम ये कर्व को बनाएं। इसलिए 2 कर्व में 3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनमें एक वेरिएबल दोनों कर्व में कॉमन रहेगा, दैट इज द टाइम। टाइम वेरिएबल दोनों में है, यहां भी है, यहां भी है। यहां पहले ट्रांसफॉर्मेशन परसेंटेज को लिए ये, तो ये कर्व हमारा बनता है। अब इस कर्व को हम लोग एक नए उसमें ले लेते हैं, नए पेज। तो देखिए कैसे बनता है, कि टाइम ऑन लॉग स्केल, इधर हमने लिया टेम्परेचर।
इन डिग्री से। यहां हमने 723 डिग्री मार्क कर लोअर क्रिटिकल। अब जब कर्व जो कर्व बनता है वो इस तरह से कर्व बनता है। इस कर्व को अगर आप देखो, इसकी शेप एस की तरह है, इसलिए टीटीटी कर्व को इसको एस कर्व भी कहते हैं। अब इसमें यहां तक कई किताबों में 650 डिग्री भी रखता है, क्योंकि जो हम एकेडमिक कर्व ड्रॉ करते हैं ये 0.83% कार्बन को ऑस्टेन मतलब यूटेक्टोइड स्टील का ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ 650 लिखा रहता है, मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां तक ये कहते हैं परलाइट बन। अगर ऊपर की तरफ कोर्स परलाइट और नीचे की तरफ फाइन पर, फिर यहां एक कर्व आता है, इसको एमएस कहते हैं, एमएस लाइन। एमएस लाइन का मतलब मार्टेनसाइड स्टार्ट। यानी इस टेम्परेचर से मार्टेनसाइड बनना शुरू करता है। फिर एक और भी ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहां को कहते हैं एमएम, मार्टेनसाइड फिनिश। यानी यहां तक आते आते मार्टेनसाइड जो भी बनना था वो बन गया, मार्टेनसाइड फिनिश। यहां जो है, ये जो है यहां मार्टेनसाइड प्लस रिटेंड ऑस्टेन। रिटेंड मतलब जो वर्क रह गया, रिटेंड ऑस्टेन। रिटेंड ऑस्टेनाइड के बारे में बाद में हम रिटेंड ऑस्टेन। और जो ये पोर्शन रहा है, ये पहले इसमें दो लोग बताते थे, लेकिन ये एक्चुअली यहां पर वेनाइड बन, पहले टू साइड सॉर्बाइड बोलते थे, अब ये नहीं है, वेनाइड बोलते। यानी 3 रीजन में, ऊपर परलाइड, फिर वेनाइड, फिर मार्टेनसाइड। अब हम क्या, परलाइड बनेगा, फिर परलाइड वेनाइड में बनेगा, फिर वेनाइड मार्टेनसाइड बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप मान लीजिए किसी टेम्परेचर तक आप हीटअप किए, यहां तक ध्यान से समझने की प्रयास किया जाए। मान लीजिए इस टेम्परेचर तक आप हीटअप किए और आप ठंडा कर, लेकिन आप जब देख रहे हो समय बीतता जा रहा है लेकिन ठंडा नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है ना, जल्दीबाजी में हमको चाय पीना है तो फूकते रहते हैं, लेकिन लगता है अरे यार ठंडा ही नहीं हो रहा है। खैर वहां लगता है, लेकिन यहां मान लीजिए ठंडा हो नहीं रहा है, तो अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो कैसा कर्व होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन, जिस समय भी देखो आपको टेम्परेचर वही मिलेगा, ये ऐसा लाइन।
कूल डाउन नहीं हो रहा है, नो कूलिंग, नो कूलिंग। लेकिन अगर मान लीजिए धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, तब क्या होगा कि कर्व ऐसा और थोड़ा तेजी से और तेजी से, यानी कर्व अगर आप ड्रॉप करें डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग को लेके तो ऐसे कर्व बनेगा। अब देखिए एस कर्व में क्या है, ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व कैसे बना है, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट को जब जोड़े हो तो कर्व वन, मान लीजिए इसको हमने लिखा कर्व वन, ये क्या बता रहा है, कर्व वन क्या बता रहा है, स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट। ये कर्व टू है, कर्व टू क्या बता रहा है, कर्व टू फिनिशिंग या एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का फिनिश होना या एंड होना। यानी कर्व वन और कर्व टू के बीच में जो टाइम है वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। कर्व वन के जो लेफ्ट साइड में है, जैसे इस टेम्परेचर में ही इतना टाइम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये टाइम क्या है, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड एट दैट टेम्परेचर। यहां ट्रांसफॉर्म, अब क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड आप देखो तो हाई टेम्परेचर में थोड़ा ज्यादा है, फिर घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, फिर बढ़ता जाता है। जब आप धीरे से कूल डाउन कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि ये अगर कर्व है या ये कर्व है तो इसमें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए पर लाइन। लेकिन अगर आप तेजी से ठंडा कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अगर 850 तक हीट किए हो तो सीधे पहुंच जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में, या वाटर में डुबो रहे हो तो वाटर की टेम्परेचर नहीं आएगा, तो वो इन सब टेम्परेचर होते हुए। लेकिन इन टेम्परेचर में इतना टाइम, जैसे इस कर्व को देखो तो इस टेम्परेचर में इतना समय रहा, इसमें इतना रहा, इसमें, तो कहने का मतलब है कि उन टेम्परेचर में इंक्यूबेशन पीरियड जितना है उससे कम समय रह के अगर आ रहा है तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो सीधा यहां आ जाएगा और यहां आने के बाद उसका मार्टेनसाइट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर में रह जाएगा फिर वो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप तेजी से ठंडा कर रहे हो, तेजी से ठंडा कर रहे हो तो मार्टेनसाइट बन रहा है, और जब धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो तो परलाइट। एकदम धीरे कर रहे हो, फर्नेस के अंदर फर्नेस को बंद करके ऑफ कर दिए तो पता चला कोर्स परलाइट, मोटे दाने की बनेगा। और अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो फाइन, फिर थोड़ा ज्यादा है तो बेनाइट, फिर ज्यादा है तो मार्टेनसाइट। तो ये टीटीटी कर्व बताता है कि कब क्या बनेगा, रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर क्या चीज बनेगा वो ये बताता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप जिसको कहोगे तेजी से ठंडा हो रहा है, मैं कहूंगा नहीं वो तो धीरे हो रहा है, तय कैसे करेंगे, किसी भी स्पेसिमेन में कैसे तय करेंगे कि ये तेजी से हो रहा है कि धीरे हो रहा है। ये कोई एक रेफरेंस रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे भाई इससे अगर तेज हो रहा है तो तेज, इससे अगर स्लो हो रहा है तो स्लो। तो हर कंपोनेंट का हम ये भी बता दूं, टीटीटी कर्व हर कंपोनेंट के लिए बनाना पड़ेगा। आप जो स्टील यूज करते हो, ऐसा नहीं कि आप अगर प्रोसेस इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो 1000 प्रकार की स्टील यूज कर रहे हो, नहीं, आप एक लिमिटेड 1 या 2 या 3 प्रकार के, उनके सबके टीटीटी कर्व अलग अलग होगा, उसकी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोजिशन कार्बन का हम ड्रॉ किए, और मैंने आपको कहा था एकेडमिक यानी थ्योरेटिकल जो ड्रॉ हम करके समझते हैं वो प्योर इलेक्ट्रोड स्टील होता है 0.83% कार्बन का। तो अगर आप देखो तो इंक्यूबेशन पीरियड ऐसे 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 घटता गया और यहां सबसे कम हो गया, यहां इंक्यूबेशन पीरियड सबसे कम। इसी पॉइंट को कहते हैं नोज, इस पॉइंट को कहते हैं, इसको कहते हैं नोज, सबसे उभरा हुआ। नाक हमारा सबसे उभरा हुआ बोलते हैं ना, नाक कट गई, भैया तलवार चलाने में नाक ही क्यों कट गई, मुझे आजकल लोगों का पेट कट जाएगा, नाक नहीं।
सबसे उभरा हुआ। अब इस नोज पॉइंट जिस टेम्परेचर तक आपने हीट किया है, मान लीजिए 800 डिग्री हमने जंप, वहां से इस नोज पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, एक टेंजेंट नोज के ऊपर खींच दीजिए, और उसका जो रेट होगा, यानी इतने समय में इतना टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है, दिस इज द रेट, स्लोप ऑफ द कर्व, उसको कहते हैं CCR। CCR, क्रिटिकल कूलिंग रेट। और दिस इज द स्लोप ऑफ द tangent drawn to the nose of the TTT curve। TTT कर्व की नोज के ऊपर जो टेंजेंट खींचे हैं उसका जो स्लोप है उसी को कहते हैं CC, क्रिटिकल कूलिंग रेट। क्रिटिकल कूलिंग रेट में अगर आप ठंडा कर रहे हो तो मार्टेनसाइट बनेगा, ये रेफरेंस रेट हो गया, यानी अगर इस रेट में आप कूल कर रहे हो तो बनेगा, इससे तेज कर रहे हो तो बनेगा ही, इससे स्लो कर रहे हो तो बनेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा अगर स्लो है तो हो सकता है कुछ बन जाए, कुछ बेनाइट बन जाए, बहुत ज्यादा स्लो है तो नहीं बनेगा, मार्टेनसाइट परलाइट बन जाएगा। तो ये CCR रेफरेंस कूलिंग रेट होता है, यानी इसी रेट के कंपैरिजन में हम लोग कहते हैं तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है। ये TTT कर्व जो हम लोग अभी स्टडी किए, ये बताता है कि डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग में क्या क्या चीज बनेगा, और वो चीजें बनने के कारण उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी उसका असर आता है। 3 में डिवाइड किए, पहला वाला परलाइट, फिर बेनाइट, फिर मार्टेनसाइट, प्लस रिटर्न ऑस्टेनाइट। रिटर्न ऑस्टेनाइट के बारे में ट्रीटमेंट के बाद हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे, वो वहां उस समय। तो ये जो TTT कर्व है, हीट ट्रीटमेंट के लिए ये पोर्शन हटा देते हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी चला गया लोअर टेम्परेचर में पहुंच गया और वहां मार्टेनसाइट बन रहा है, वो नहीं, ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर नीचे वाले को अगर आप हटा दीजिए तो कैसा बनेगा ये कर्व? ये वाला हटा दिया, ये देखने में कैसा है? सी की तरह है, इसलिए इसका नाम सी कर्व भी। कई बार इंटरव्यू में पूछ देते, एस कर्व जानते हैं, सी कर्व जानते हैं, दोनों सेम है। फर्क ये है कि मार्टेनसाइट के नीचे वाला कर्व को ड्रॉ कर रहे हो तो एस कर्व हो जाएगा, नहीं ड्रॉ करोगे तो सी कर्व होगा। और ये अगर आप देखो, ये हमने जो कर्व को ड्रॉ किया वो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने देखा, इसलिए इस कर्व को हम लोग बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये जितने भी कर्व आपने पहले ड्रॉ किया था वो सब एक एक टेम्परेचर के लिए ड्रॉ किया था, यानी अगर एक टेम्परेचर में प्रोसेस हो रहा है तो उसको कहते हैं आइसोथर्मल, यानी ये कर्व आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। कूलिंग बाद का टेम्परेचर को मेंटेन रखिए, वहां ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, उसके बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर में है, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। आइसोथर्मल या इसको मैं नेक्स्ट पेज में, यानी इस कर्व का, ये कर्व आपकी कॉपी में है, मैं इसको TTT कर्व कहते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसी को एस कर्व कहते हैं क्योंकि इसका शेप एस की तरह है। इसी को सी कर्व कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन को अगर नेग्लेक्ट करो, और इसी को कहते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑफ ऑस्टेन। आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑफ ऑस्टेन।
ये इनके 4 नाम हैं। इस टीटीटी कर्व के ज्ञान के साथ और हमारे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के ज्ञान के साथ हम लोग अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट हम जो भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं? हमने लैपटॉप बनाया, हमने ये पेन बनाया, हमने घड़ी बनाया, हम ये शर्ट बनाया, हम बहुत सारी चीज, ट्यूबलाइट, पंखा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, बहुत सारी चीजें क्यों बनाए? नेचर कुछ बना के दिया, लेकिन नेचर की दी हुई चीजों से हम संतुष्ट नहीं रहे। जो लोग रहते हैं ऐसे जंगल में और पूरी नेचर के साथ रहते हैं, वो अलग चीज है। नेचर अगर हमको किसी फल नहीं दिया, हमको करेला दिया, तो हम उसी तरह से नेचर से दी हुई करेला का यूज नहीं करते हैं। हम कुछ उसमें करते हैं, करेला की भाजी बनाते हैं, करेला की सब्जी बनाते हैं, करेला की मिठाई बनाते हैं। यानी हम लोग क्या है कि प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट तभी बनाते हैं जब हमको एक जरूरत होती है, एक नीड होती है। अब क्या होता है कि जो आपकी नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, वो उस नीड को तभी फुलफिल कर सकता है जब उनमें कुछ प्रॉपर्टी होगी, यानी जिस प्रॉपर्टी की जरूरत होगी उस नीड को फुलफिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, और मैंने आपको पानी ना दे के आपने मुझे कहा कि थोड़ा पानी पिला दो, और हम अपने मोबाइल से आपको गाना सुना रहे हैं। या आपको भूख लगा है, आपको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, मैं आपको खाना नहीं दे रहा हूं, गाना दे रहा हूं, आपका भूख मिट जाएगा क्या? नहीं। भूख मिटने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि गाने में नहीं है। तो हमारी प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में मैंने शुरू में बोला था कि जो प्रॉपर्टी आता है वो 2 चीजों से आता है। एक, या तो जो हमारी मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उनमें से आएगा ही, और कैसे बना रहे उसके ऊपर भी आएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट से आएगा प्लस प्रोसेस से आएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, उनमें बीच में कोई चीज की जरूरत पड़ गई, जैसे एग्जांपल आप मशीनिंग कर रहे हो और बहुत हार्ड है आपकी ब्लैंक, आपकी रॉ मटेरियल, अब उसमें टूल घिस जा रहा है, रेड हॉट हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, तो आप कहेंगे यार ये अगर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता तो हम यहां से मशीनिंग कर लेते हैं। यानी वहां पर आपको जरूरत पड़ी कि रॉ मटेरियल या ब्लैंक, यानी जिससे आप बनाते हो, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। या मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसमें हैमरिंग कर रहे हो, वो उतना हैमरिंग कर नहीं पा रहा है, लोड नहीं पा रहा है, अब थोड़ा हार्ड हो जाता है। यानी ये ड्यूरिंग द प्रोसेस या यूज के समय आपको जरूरत पड़ी। तो जब नेचर जो हमको देता है उनमें वो सारे प्रॉपर्टी अगर मिल गया जो हमें चाहिए, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करते हैं, उन रॉ मटेरियल को लेते हैं जिनमें या तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी मिल जाए, और भी कुछ लेते हैं, चीजों को ध्यान में रखते हैं, और फिर रॉ मटेरियल एक लेके हम उनमें वो प्रॉपर्टी डेवलप करने की प्रयास करते हैं जो कि हमें जरूरत है। जैसे अभी अगर एक एग्जांपल लूं, इलेक्ट्रिकल का, आप जो वेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कॉपर वेयर यूज कर रहे हैं, पहले एल्यूमिनियम वेयर यूज कर, क्योंकि उस समय कॉपर वेयर नहीं मिलता था, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा महंगा था, तो एल्यूमिनियम थोड़ा प्रॉपर्टी को कॉम्प्रोमाइज, एल्यूमिनियम में वो कंडक्टिविटी नहीं है जो कॉपर में है, इसलिए पुराने जितने वेयरिंग है वो बदल रहे हैं लोग, जिनके पास पैसा है कि कॉपर का वेयरिंग करो। तो इकोनॉमिक को भी देखते हैं जरूर,
नेचर जो हमको दिया उनमें अगर वो प्रॉपर्टी, और खास करके मैकेनिकल प्रोडक्ट या मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम लोग उसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, हाई स्पीड स्टील। ये पहले स्टील में हाई स्पीड में नहीं काम कर पा रहे थे, हमको जरूरत पड़ी कि यार तेजी से काम करना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो जो स्टील कटिंग टूल के रूप में हम यूज कर रहे हैं वो उतनी स्पीड को बियर नहीं कर पा रहा है, एकदम पिघल जा रहा है, रेड हॉट हो रहा है। फिर हमने हाई स्पीड स्टील बनाया जिनमें रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी हमने डेवलप किया। रेड हार्डनेस का मतलब हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, उच्च ताप में हार्डनेस को बरकरार रखना, दैट इज नोन एज द रेड हार्डनेस। रेड का मतलब लाल, जब गर्म होता है तभी लाल होता है, आप भी जब गर्मा जाते हो तो चेहरा लाल हो जाता है। तो ये रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए हमने उसमें कुछ मिला है। मैकेनिकली अगर प्रॉपर्टी को पाना है तो दो तरीका है, एक या तो कोई चीज मिलाओ जिसको कहते हैं एलॉइंग, कोई चीज मिला ली है, हाई स्पीड में हमने टंगस्टन को मिला लिया, रेड हार्डनेस बढ़ गया। टूल स्टील में और बहुत सारी चीजें मिला है, उनमें टूल स्टील का प्रॉपर्टी आ गया। तो कोई चीज मिला के हम लोग डेवलप करते हैं, उसको कहते हैं एलॉय। एक मेथड होता है हीटिंग, थर्मल एनर्जी को प्रयोग करके हम उसमें वो प्रॉपर्टी डेवलप करें जो प्रॉपर्टी हम लोग। तो ये हीट ट्रीटमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलप कर रहे हैं या है इंप्रूव कर रहे हैं, और इंप्रूविंग द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप चाहते हैं। जैसे आप मैचिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, डिजायर्ड प्रॉपर्टी, तो आप हीट ट्रीटमेंट करके उसको सॉफ्ट कर दें इन द ऑब्जेक्ट by heating, soaking and cooling at different rate. It is a process of developing or improving the desired property in the object by heating, soaking and cooling at different rate. हीट करो, सोक करो, सोकिंग का मतलब है उस टेम्परेचर में उसको रोकिए थोड़ी से, फिर कूल करो। तीन स्टेज, हीटिंग, सोकिंग, कूलिंग। अब ये हीटिंग, सोकिंग, कूलिंग होने के कारण उनमें वो डिजायर्ड प्रॉपर्टी आप पा जाओगे। नॉर्मली हीट आप कर रहे हो उसमें प्रॉपर्टी बदलता है, लेकिन जो कूलिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ प्रोसेस में हीटिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कूलिंग में आप प्रॉपर्टी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है उसी को ज्यादा उसी स्टेज में मिलता है। तो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का डेफिनेशन है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, it is a process of developing or improving the desired property in the object by heating, soaking, cooling at different rate. तो हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए उसके हिसाब से हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसी हिसाब का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को प्रयोग करते हैं। लेकिन हीट ट्रीटमेंट का ज्ञान आपका मैकेनिकल इंजीनियर को क्यों केवल इसी कारण से जानना चाहिए? जी नहीं, एक और कारण से आपको हीट ट्रीटमेंट का ज्ञान होना चाहिए। जब आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, ट्रेन को दौड़ा रहे हो, ऐसे इंजन चल रहा है, जनरेटर को यूज कर रहे हो, चल रहा है जनरेटर, पंखा घूम रहा है, तो हीटिंग होता ही है। ट्रेन अगर यहां से सीधे राजधानी यहां से दौड़े और हावड़ा पहुंच जाए दिल्ली से बिना रुके, तो वो गर्म हो जाएगा उसकी डिफरेंट कंपोनेंट, क्योंकि मेटालिक कंपोनेंट ज्यादातर है, तो हीटिंग हुआ। अब वो अगर हावड़ा पहुंच गया तो ऐसा नहीं कि उस टेम्परेचर में रहो भाई तुम, नहीं, उस टेम्परेचर में जब आप उसको रोक दिए तो वो एटमॉस्फेयर में ठंडा भी होगा,
यानी हीटिंग हुआ प्रोसेस के कारण, यूज के कारण, फिर ठंडा भी होगा क्योंकि हर समय आपने जनरेटर चलाए फिर बंद करोगे, पंखा चला रहे हो बंद करोगे, तो हीटिंग हुआ और थोड़ी देर उस टेम्परेचर में रहेगा भी, इतनी तेजी से एटमॉस्फेयर उसको ठंडा नहीं कर पाएगा। और फिर बॉयलर आपका है, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, हीटर है, तो ये हीट हुए फिर ठंडा होंगे। अब हीट हो और ठंडा हो आप करो, चाहे प्रोसेस के कारण हो रहा हो, उसमें प्रॉपर्टी की परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। ये नहीं कि हम कर रहे हैं तब हो, अगर वो अपने आप हो रहा है तो नहीं हो, ऐसा नहीं है साहब। वो प्रोसेस जैसे ही उसके ऊपर लागू होगा, जैसे ही इंप्लीमेंट होगा, जैसे ही उसमें वो प्रोसेस हो रहा है, तो उनमें जो कुछ होना है वो होगा। तो हीट ट्रीटमेंट का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। एक इंटरव्यू में हमें भी ये पूछा गया था कि अगर ट्रेन का पहिया बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, समर सीजन है, तो क्या आप उसको ठंडा करने के लिए पानी की छींटा मारेंगे? क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट का ज्ञान थोड़ा बहुत है, इसलिए मैंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उस प्रोसेस जब हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताऊंगा। लेकिन वो ज्ञान था तभी तो बता पाया, सही है आंसर। तो हीट ट्रीटमेंट दो कारणों से एक इंजीनियर को जानना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर को खास करके जानना चाहिए। एक, वो प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को, इसलिए ज्ञान जरूरी है। दूसरा, प्रोसेस के कारण, वर्किंग के कारण अगर हीटिंग और कूलिंग हो रहा है तो क्या प्रॉपर्टी में परिवर्तन होगा, ये जानने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट का ज्ञान होना चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट में जो प्रोसेसेस है उनको एक नया पेज लिखे करते। जो प्रॉपर्टी है नॉर्मली हमारी मैकेनिकल की दो ही प्रकार की, दो प्रॉपर्टी को हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, या तो वो हार्ड हो या तो वो सॉफ्ट हो। बाकी सारे प्रॉपर्टी जो हम लोग बोलते हैं वो इन्हीं के कारण है। तो या तो हम लोग हार्डनेस चाहते हैं या सॉफ्टनेस चाहते हैं। एचडी प्रोसेस लिख रहा हूं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म हम लोग को सीखना पड़ेगा ताकि जल्दी चीजों को। तो या तो हार्डनेस चाहिए या सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस, हार्डनेस मतलब हार्डनिंग, हम कहते हैं हार्डनिंग प्रोसेस करना, और सॉफ्टनेस का मतलब है सॉफ्टनिंग। हार्डनिंग कब चाहिए? जब आप उसके द्वारा या उसके ऊपर कोई लोड लगा रहे हो, या तो उसके ऊपर लोड लग रहा है और आप डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हार्डनेस रहना चाहिए उसमें। एनबिल के ऊपर रख के आप हैमरिंग करते हो स्मिथी शॉप में, तो एनबिल में हार्डनेस रहना चाहिए। या उसके द्वारा लोड डाल रहे हो, हैमर को आप यूज कर रहे हो, कटिंग टूल्स हैं, हैक्सॉ है, चीजेल है, उसके द्वारा लोड दे रहे हो तब भी हार्ड चाहिए सरफेस। नहीं तो पता चला कि आप जैसे ही लोड दिया वो टूट गया, तो वो लोड क्या ट्रांसफर करेगा या लोड क्या अप्लाई करेगा। सॉफ्टनिंग कब चाहिए? जब आप उसमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेस कर रहे हो, तो उसमें आप फॉर्मिंग कर रहे हो और बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप लोड लगाते रहो। तो जब आप उसमें कोई प्रोसेस कर रहे हो या उसमें कोई इसी प्रकार की कोई एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हो जिनमें आप नहीं चाहते हो कि हार्ड रहे, वो ऑब्स्ट्रक्ट करें, तो उस समय सॉफ्टनेस। जो अलग अलग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, हार्डनेस का पहले मैं लिख रहा हूं, हार्डनिंग प्रोसेस, कार्बोराइजिंग, सरफेस हार्डनिंग, ये नाम है सब प्रोसेसेस का। फेस हार्डनिंग,
कुछ नाम और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। केस हार्डनिंग, नाइट राइडिंग, यानाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, हॉट टेम्परिंग, मार्क टेम्परिंग। हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट राइडिंग, सियानाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, हॉट टेम्परिंग, मार्क टेम्परिंग। ये कुछ हार्डनिंग प्रोसेस हमने निकाला। एक दो हार्डनिंग, क्वेंच हार्डनिंग कुछ लोग बोलते हैं, तो वो अलग चीज। एज हार्डनिंग अलग चीज है, वो ट्रीटमेंट का नहीं है। तो ये हार्डनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग में मेनली दो प्रोसेस हम लोग लेते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। एक एनिलिंग कहते हैं और एक नॉर्मलाइजिंग। दो प्रोसेस, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग। इन दोनों के अलावा, यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अलावा एक ही ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट ही ट्रीटमेंट प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है। ना तो हार्डनिंग है, ना तो सॉफ्टनिंग है, कुछ और है। उसको हम लोग कहते हैं, अलग लिख देता हूं, उसको कहते हैं टेम्परिंग। तो ये कुछ ही ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं जो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हमको समझना चाहिए। बाकी भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो आते हैं बोलचाल में, वो हम डिस्कस करते समय बता देंगे। दैट इज ये हार्ड प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, और नॉर्मली जब ऑफलाइन होता था, फेस टू फेस होता था, तो मैं अक्सर पूछता था कि भैया कहां से शुरू करें, सॉफ्टनिंग पहले करेंगे, हार्डनिंग पहले करें। तो अक्सर जो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं वो हार्डनिंग। कुछ लोग सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सॉफ्टनिंग से, हार्डनिंग से नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब ज्यादातर लोग वो उधर भागते हैं, हार्डनेस की तरफ। मैंने प्रॉपर्टी के समय बोला था कि हार्ड होने की कोशिश मत करो, टफ होने की कोशिश करो। पहले हम लोग, ये खैर मजाक की बात है, सॉफ्टनेस से या सॉफ्टनिंग से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हीटिंग है और जो कूलिंग है, कूलिंग को समझने के लिए हम लोग टीटीटी कर्व का इस्तेमाल करेंगे। हीटिंग को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को ही लेंगे। तो मैं यहां पर उसका एक पोर्शन बना रहा हूं और कोशिश करूंगा उसमें वो बताने के लिए कि ये आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का एक पोर्शन है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कार्बन की परसेंटेज है और ये आपकी टेम्परेचर है और ये आपकी 723 डिग्री। एनिलिंग का जो टेम्परेचर रेंज है ये है। एनिलिंग टेम्परेचर रेंज, यानी अगर आप देखो
समझ में आना चाहिए कि हाइपोटेक्टोइड को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, इनको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये अपर क्रिटिकल। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में Ac3 को हाइपोटेक्टोइड का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और ACM को हाइपर का कहते हैं। वहां मैं थोड़ा स्लिप हो गया था, यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई सवाल करेंगे व्हाट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम सिस्टम, तो वो 723। लेकिन अगर तुरंत सवाल करें व्हाट इज द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आपको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स नहीं है। कार्बन की परसेंटेज, ये अगर कार्बन की परसेंटेज है ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन अगर ये कार्बन की परसेंटेज है तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड ऑन द कार्बन परसेंटेज क्या है। और फिर अगर उन्होंने अनुमानिक एक बोला कि 0.7%, तो आप एक अनुमान लगाए कि 0.7% का मतलब 0.83 के पास होगा, तो 723 के बदले में 750 या 800 तक होगा। एक अनुमान लगाना है, वो आप भी अनुमान लगा के बोलिए कि शायद सर ये करीब 770 होगा। कैसे है तो ड्रॉ करके बताइए कि ये 0.7 होगा तो ये सर यहां होगा। तो अगर एनिलिंग का देखो तो ये करीब ये कहते हैं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोटेक्टोइड, और ये एनिलिंग का। हार्डनिंग का अगर देखो, मैं सभी का आपको बता दे रहा हूं। हार्डनिंग का भी वही, एनिलिंग का जो है वही हार्डनिंग का रेंज। यानी ये भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर फॉर हाइपोटेक्टोइड स्टील और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर फॉर हाइपर यूटेक्टोइड। उसी तरह अगर आप नॉर्मलाइजिंग को ले, थोड़ा छोटा बना के मैं कोशिश कर रहा हूं। ये नॉर्मलाइजिंग, यानी नॉर्मलाइजिंग को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक आपको हीटअप करना है। उसी तरह अगर आप प्रोसेस हैंडलिंग के लिए, प्रोसेस हैंडलिंग तो यहां है, यानी लोअर क्रिटिकल, ये प्रोसेस हैंडलिंग। प्रोसेस हैंडलिंग भी वहां लिखा नहीं हूं, वो हैंडलिंग जब डिस्कस करेंगे तभी। और टेम्परिंग का जो रेंज है, टेम्परिंग का रेंज यहां से लेके ये टेम्परिंग रेंज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक से नहीं, उससे नीचे है टेम्परिंग। ये एक अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर का रेंज है। इस डायग्राम को याद रखने से ये फायदा होता है कि आप क्या टेम्परेचर तक किसमें हीट करोगे वो समझ में आता है। ये एनलिंग का रेंज है, ये हार्डनिंग का रेंज है, ये नॉर्मलाइजिंग का है। ये प्रोसेस एनलिंग का है, ये टेम्परिंग का। प्रोसेस हमने बहुत लिखा है और हमने डायग्राम ड्रॉ किया 1 2 3 4 5, आप कहेंगे बाकी समझ में आ जाएगा आपको जब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारी डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज है जो कि हीट करने के लिए जरूरत है। ठंडा करने के लिए फिर हमको टीटीटी कर्व से उसको समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टनिंग का जो पहला प्रोसेस है, दैट इज एनलिंग।
एनीलिंग प्रोसेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक प्राइमरी होता है और सेकेंडरी। प्राइमरी एक होगा, सेकेंडरी कई हो सकते। हम लोग के प्राइमरी में ही बहुत हो जाते, यही दिक्कत है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। प्राइमरी शुड बी 1, सेकेंडरी में बी 1, 2, 3। लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना कम करो, इसलिए कभी कह रहे थे कि लक्ष्य एक होनी चाहिए। अर्जुन की तरह एकदम चिड़िया के आंख में नजर। इसलिए कहा भी जाता है कि जिस समय जो कर रहे हो उसको एकदम 100% करो और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, मजा लो। कई बार क्या होता है, हम लोग मान लो वैष्णव देवी के दर्शन करने, अगर आप में से कुछ लोग गए हो तो देखोगे कि वैष्णव देवी का दर्शन तो मुश्किल से 1 मिनट के लिए भी नहीं होता है। जो वास्तव में उस देवी का दर्शन होता है 1 मिनट नहीं होता है, धक्का मार के लोग बाहर कर देते हैं। कुछ सेकंड्स का होता है। अब आप सोचिए कि कुछ लोग तो हर साल जाते हैं, या ये विंध्याचल देवी, मैहर देवी, पता लगा कि आप आ रहे हो केरल से, आ रहे हो वैष्णव देवी का दर्शन करने, जो एक्चुअल वो जो ऑब्जेक्टिव आपका वैष्णव देवी का दर्शन करना वो तो 1 मिनट से भी कम होगा। अब अगर केवल वहीं पर आपका ध्यान है तो आप मजा नहीं ले पाओगे। ये जो यात्रा है इसकी मजा लो यार। कोई कार्य कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर दो, ये मुझे करना है, मुझे नौकरी लेना है 2020 या 21 की जून तक, बस उसको भी टांग दो, देखते रहना कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए जो जरूरी है उसको मजेदार, जिस समय जहां लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। मैं इस समय आपके से डिस्कस कर रहा हूं तो इसमें मजा लूं। इस समय मैं सोचूं वहां क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, ये मुझे करना है, तो ना मैं वो कर पाऊंगा। इस समय यहाँ खड़ा होके आप लोगों से डिस्कस करते समय मैं कर पाऊंगा क्या? मान लीजिए मुझे कोई चीज करना था, सब्जी लेना था, ले पाऊंगा क्या अभी? तो सोच के क्या कर रहा हूं। जहां पर हो, जिस समय तुम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हो, मटेरियल साइंस याद मत करो। मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो, थर्मल याद मत करो। आईसी इंजन पढ़ रहे हो तो हम याद मत करो। सोम पढ़ रहे हो तो हम याद मत करो। हम लोग क्या होता है कि जहां वो फिजिकली होते हैं वहां मेंटली नहीं होते। और हमें अगर कार्य में सफलता पाना है तो हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमको वहीं रहना। अगर ये हम कर लें तो ये जो कहते हैं ना, अरे सर वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका क्या बात है, ये बेवकूफी है, ये भ्रम है आप लोग के। कोई इंटेलिजेंट फेटेलियन नहीं, आपको किसी ने एरे गेरे ने नहीं बनाया, सुपर पावर बनाया। जो भी नाम दो उनको, बजरंगबली बोलो, माँ दुर्गा बोलो, गणेश जी बोलो, भोलेनाथ बोलो, जो बोलना है, कृष्ण बोलो, राम बोलो, जो बोलो, बट आपको वो बनाया और वो कोई घपला नहीं किया है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप अपने आप को जान नहीं रहे हो, आप कुछ भ्रम में पड़ गए हो, कुछ वहम पाल लिए हो, जिसके कारण दिक्कत। हमें सर वो ग्राफिक नहीं समझ में आता है। आपको व्हाट्सएप समझ में आता है? हाँ सर आता है। तो जब व्हाट्सएप समझ में आ रहा है तो ग्राफिक क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि व्हाट्सएप समझ में आने के पीछे कोई और कारण है। जिन्होंने पढ़ाया वो बड़े मजेदार पढ़ाए। हो सकता है आपको ड्राइंग थोड़ा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अरे जिस तरीके से आपने व्हाट्सएप को समझा उसी तरीके से आप ग्राफिक को भी समझ जाओगे। एक बार प्यार तो करो उसको। लो किताब को और बोलो कि आना मेरे दिमाग के अंदर घुसना। यार क्या मजाक बना रखे हो, नीतीश के दिमाग में घुसते हो, मेरे दिमाग में क्या दिक्कत है, बढ़िया आदमी हूं मैं, घुस जाओ, करो यार। ये थॉट और कुछ नहीं है, नथिंग। जो काम करो, कपड़ा धो रहे तो कपड़ा धो, क्या बनाए आप तो यार केवल आलू रखा है। अरे यार जब खाना बनाओगे तब सोचना ना, अभी कपड़ा धो रहे हो इसको धो ना, बोलो ए मैल निकल जा मेरे कपड़े से। झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू लगाने में ध्यान दो, कहाँ किस कोने में छूट जा रहा है उसको देखो। झाड़ू लगा रहे हो,
कि यार वो आएगा कि नहीं, 3 किलोमीटर जाना है, वो बोला था मोटरसाइकिल ले, ना तो तुम झाड़ू ठीक से कर रहे हो ना, झाड़ू लगाओ, मजे लेके लगाओ, जब वो आएगा नहीं आएगा तब सोचना। समय एक एनिलिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सॉफ्टन द ऑब्जेक्ट, टू सॉफ्टन द प्रोडक्ट। तो इट इज ए प्रोसेस टू soften the object, a product. By heating, और ये हीटेड भी हम स्टील के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं। बाय हीटिंग हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील, ये क्या चीज है ये आपको समझ में आना चाहिए, यही सब शब्द यूज होगा। बाय हीटिंग हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील above the upper critical temperature, थर्टी टू 40 डिग्री। ये डिपेंड करता है आपकी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डिग्री तक जाएंगे। अबव द एंड हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील above the lower critical, lower critical 30 to 40 डिग्री। सोकिंग देयर उस जगह में, सोकिंग देयर और स्पेसिफाइड टाइम, एक निश्चित समय, और ये समय डिपेंड करता है मटेरियल क्या है और शेप एंड साइज क्या है। टाइम एंड देन कूलिंग, एंड देन कूलिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे इन द फर्नेस इटसेल्फ, फर्नेस में ही ऑफ करके छोड़ देते हैं, यानी फर्नेस में आप रख के ऑफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए दरवाजा बंद करके, वेरी स्लोली, यानी हीटिंग आपने किया उस समय सोकिंग किया। सोकिंग पीरियड डिपेंड करता है मटेरियल और शेप एंड साइज के ऊपर। अगर आप एक आटे का लोई ले लीजिए बाटी के लिए, और एक आटे की वही उतनी अमाउंट का लोई लीजिए रोटी के लिए, दोनों को बराबर समय के लिए सेकना पड़ेगा क्या? बाटी वाला ज्यादा समय के लिए, उसकी शेप एंड साइज के कारण, रोटी को कम समय के लिए। तो शेप एंड साइज के ऊपर सोकिंग पीरियड डिपेंड करता है कितनी देर में वो पूरा होगा। और ये सोकिंग पीरियड इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर आ गया फर्नेस में 880, आपने ऑफ कर दिया, तो हो सकता है कि आपकी जो 880 वो बताया वो उसके अंदर की जो चैम्बर है उसको बता रहा है, यानी फर्नेस के अंदर की जो चैम्बर है जिसको मफल बोलते हैं उसकी टेम्परेचर बता रहा है। ऑब्जेक्ट में हो सकता है थोड़ा कम हो, और सरफेस में अगर हो भी तो अंदर कोर में नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि ऊपर वाला तो जल गया, अंदर वाला अभी भी कच्चा, आलू भूनते हैं ऐसे होता है। तो सोकिंग पीरियड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर लाने के लिए, एंड देन कूलिंग वेरी स्लोली फर्नेस में, यानी टीटीटी कर्व में अगर इसको आप देखो, टीटीटी कर्व में ऐसे अगर टीटीटी कर्व है हमारा, ये ड्राइंग फटाफट हम लोग बनाएंगे और समझने में आए, यहाँ तक हमने ही तक गया बहुत स्लो रेट ऑफ हीटिंग। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या पर लाइफ बाय दिस प्रोसेस
ऑस्टेनाइड इज कन्वर्टेड इनटू, ऑस्टेनाइड is converted into perlite. और परलाइट सॉफ्ट है, मैंने बताया था, रिजल्टिंग सॉफ्ट। ये परलाइट जो बन गया इसके कारण सॉफ्टनेस। अब ये सॉफ्टनेस जो आता है उसके कारण बहुत सारे प्रॉपर्टी और आ जाता है। मैचिनेबिलिटी आ गया, इजी टू मैचिनिंग, आराम से निकल जाएगा, सॉफ्ट है। जितने सारे इंटरनल स्ट्रेस है वो रिमूव हो गया, डक्टिलिटी आ गया, फॉर्मिंग करना है बढ़िया फॉर्मिंग हो जाएगा। फॉर्मिंग में कोई भी फॉर्मिंग करना हो, बेंडिंग करना हो, स्पिनिंग करना हो, एक्सक्लूजन करना हो, आपकी डीप ड्राइंग करना हो, ड्राइंग करना हो, कोई भी, क्योंकि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ गया। ये सारे जो प्रॉपर्टी हमने बताया, चाहे वो मैचिनेबिलिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, प्लास्टिसिटी हो, डक्टिलिटी हो, ये सबके सब हो रहे हैं क्योंकि सॉफ्टनिंग के कारण। तो हमारी प्राइमरी जो प्रॉपर्टी था वो सॉफ्टनिंग था, उसके कारण ये सब हो रहा। ये जरूर डिप्लोमा में ऑब्जेक्टिव ऑफ एनलिंग आता है, उसमें लिखना पड़ता है कि सॉफ्टनिंग, मैचिनेबिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव, ये लिखते हैं। क्योंकि जब 5-6 ठो लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं देगा, 5 नंबर का सवाल होगा, एक ठो लिख दे टू सॉफ्टन। लेकिन एक्चुअली एनलिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू सॉफ्टन, और जब सॉफ्ट करेगा तो ये सारे प्रॉपर्टी आ जाते हैं। अभी एनलिंग में और भी क्लासिफिकेशन है, फुल एनलिंग, प्रोसेस एनलिंग, स्पेरोडाइजिंग। तो ये सारे प्रोसेस, फुल एनलिंग, प्रोसेस एनलिंग, स्पेरोडाइजिंग, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी एनलिंग को हमने वहाँ कोल्ड वर्किंग में भी आपको बताया था कि इंटरनल स्ट्रेस जो आया वो रिमूव करने के लिए हम लोग एनलिंग करते हैं, और जैसे ही एनलिंग करते हैं इंटरनल स्ट्रेस रिमूव होता है। और फिर अगर आप याद करो तो मैंने कहा था कि रिक्रिस्टलाइजेशन में इंटरनल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर और सॉफ्टनेस आपको चाहिए, इंटरनल स्ट्रेस रिमूव होगा, सॉफ्टनिंग आ जाएगा। लेकिन सॉफ्टनिंग अगर मजेदार चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड अच्छी चाहिए, तो आपको ग्रेन ग्रोथ करना पड़ता है। अगर आप रिकॉल करो जब आप लोग डिस्कस किए